Here is another question of manufacturing account, and this is the past paper question, November 2018, paper 32, question number 1. November 2018, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका नाम क्या है, HT लिमिटेड। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं नवंबर 2018, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 1। डन। ये आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है जो हमने इसको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है वो मैटर करता है। यहाँ देख लीजिएगा। पहले तो ये देख लो कि तुम लोगों के पास जो मैंने क्वेश्चन है वो पढ़ने में विजिबल है, सबको विजिबल है जो बैठे हुए हो। सही है भाई। नवंबर 2018, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका नाम क्या है इस क्वेश्चन का, HT लिमिटेड। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं मिलके। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि एग्जामिनर ने कहा किया है। इट इज़ कंसीडर्ड यूज़फुल फॉर अ बिजनेस टू रिकॉर्ड ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेपरेटली इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बना, जो मैन्युफैक्चरिंग का सामान है उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालें, जो इनकम स्टेटमेंट का है उसको इनकम स्टेटमेंट में डालें। डन। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस आर प्रिंटेड हेयर फ्रॉम रेफरेंस ओनली। अच्छा, AS के अंदर आपके पास जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसी के अंदर नीचे वर्किंग का और पार्ट्स का होता है। बट A2, अब जाहिर सी बात है आप AS से A2 में आए हो, तो A2 में जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इंसर्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी क्वेश्चन पेपर अलग होगा, इंसर्ट अलग होगा। यानी क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना होगा, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, और अलग से इंसर्ट दे दिया होगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। AS के अंदर, A2 के अंदर ऐसा होता है और AS के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे AS के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिपेयर पार्टनरशिप अकाउंट, तो और उसके नीचे शुरू कर दें, क्वेश्चन ऊपर होता है, मगर इसमें इस इंसर्ट अलग होगा और आपका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। तो ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। अब इधर देख लीजिएगा। सर इसमें लिखोगे कि स्टेट 3 रीजन वाई इट इज़ यूज़फुल टू अ बिज़नेस टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन दिस वे। 3 मार्क्स है ना, और इन्होंने तुमसे मांगा क्या है, स्टेट मांगा है। अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम खुद लिख लोगे, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। स्टेट का मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लो। अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर यहाँ मैं बोलता हूँ इट हेल्प्स इन सेटिंग सेलिंग प्राइस, और आई कैन से दैट ट्रांसफ़र प्राइस, क्योंकि अनदर नेम ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस इज सेलिंग प्राइस। एक पॉइंट निकल गया तुम्हारा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फैक्ट्री एंड ऑफिस कॉस्ट, कि फैक्ट्री की कॉस्ट और ऑफिस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 2 निकल गए। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इट enables the total cost of manufacture, या फिर cost of production। Is it okay? 3 मांगे हैं, एक और लिख लो सेफ साइड के लिए ताकि तुम्हारे पास हो। इट इनेबल्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग स्लैश मार्केट प्राइस टू बी कंपेयर्ड with cost of manufacture। Is it okay? 3 मांगे थे, मैंने 4 दे दिए फॉर सेफ साइड। सबको क्लियर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करने जा रहा हूँ, तुम सबका थोड़ा सा साथ चाहता हूँ, यहाँ देख लेना। HT is a manufacturing business that make a single product. It provide the following information. Factory profit had been accounted at 20% cost for some years.
इसका मतलब फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है, 20%. इन प्रीवियस क्वेश्चन फैक्ट्री प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी कैन कैलकुलेट दिस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. मैंने फार्मूला लिखवाया भी था. पॉइंट नंबर 2 जा रहा हूँ. द कंपनी अर्न अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%. याद है रेशियोज AS के, तो इसका मतलब इस सवाल में सेल्स नहीं दी हुई, और सेल्स दी हुई है, बाकी चीज़ें नहीं दी हुई होंगी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा. सेल्स आर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 800,000. प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट. प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ था, जो पैकीमन के नाम से सवाल था, जिसमें 4,500 आपका ओपनिंग था और 4,800 आपका क्लोजिंग था, जिससे आपने ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाले. तो वो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट आप शायद मेरी बात से आप लोग फैमिलियर नहीं हो. मैंने आपसे कहा था कि भाई चीज़ें रिपीट होती हैं. अगर आपने तरीके से पढ़ा है, ये कब आया है, नवंबर 2018, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है. अभी हम 23 में और 18 में ये टेस्टिंग हुई है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, PURP का अकाउंट दिया हुआ है. तो PURP का अकाउंट का मतलब हो गया ओपनिंग किसका ओपनिंग PURP कितना दिया हुआ है, 10,000. क्लोजिंग PURP कितना दिया हुआ है, 12,000. तो आपका इंक्रीज़ कितने से हो गया, 2,000. और अगर इंक्रीज़ होता है तो फैक्ट्री प्रॉफिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं. ओके, मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीज़ PURP. एग्री. PURP मीन्स प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, और आई कैन से दैट URP अनरियलाइज प्रॉफिट. तेज़ जाऊँ तो रोक देना भाई. पिछले वाले सवाल में क्या बनाना था, मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था. इसमें भी क्या बोला हुआ है, इसमें क्या मांगा हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. ट्रेडिंग मतलब सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक. ट्रेडिंग मतलब सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक. अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना, तो आप इसको पिक कर लोगे. और कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है. मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ. कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, कॉपी प्लीज़ नहीं कीजिएगा. अगर कॉपी कर भी रहे हैं तो अटेंशन आपके जो कान जो है मेरी तरफ हो और नज़र आपकी बोर्ड की तरफ हो. तो दिस इज़ कॉल्ड, आपके पास क्या हो गया, क्योंकि जब एक चीज़ समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉल्व होगा. और जब सॉल्व होगा तो ये चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट. जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है कहाँ तक होता है, ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो वो नीचे तक होता है, लेस एक्सपेंसेस. तो स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे बच्चों, रेवेन्यू से होता है. अगेन रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 800,000. सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूँ. रेवेन्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड. अभी अभी ताज़ा मैंने बताया है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया हुआ, ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है. मगर मुझे क्या दिया हुआ है, 10,000 जो है ना, ये 10,000 रुपये दिया हुआ है. और प्रॉफिट की परसेंटेज भी दी हुई है, जो कि कितनी है 20%. किसका, कॉस्ट का. तो ये जो 10,000 है, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, थोड़ा सा साथ चाहता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसफ़र प्राइस निकाल रहा हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या निकाल रहा हूँ, ट्रांसफ़र प्राइस निकाल रहा हूँ. और मुझसे थोड़ी निकलती नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, सारे रास्ते बंद हैं, सारी उम्मीद बंद है, सारी होप बंद है. तो ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है. एरो बना रहा हूँ, ये कहाँ से लाया हूँ, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है 10,000. ये 10,000 कितने परसेंट है, 20% है. तो जो x यानी कॉस्ट 100% होती है, तो उससे क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड की कॉस्ट आ जाएगी. मगर इतनी लंबी नहीं करनी. तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो x है ना, यानी जो सेलिंग प्राइस है, वो कितने परसेंट होगी, 120% होगी. क्रॉस करता हूँ, 10,000 इंटू 120 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 20. तो 10,000 इंटू 120 कर दूंगा तो कितना आएगा, करो. 10,000 इंटू 120 मेरे ख्याल से 1200,000 इक्वल टू x 20. x को सब्जेक्ट बना लूँगा, 1200,000 डिवाइडेड बाय 20. तो x कितना आ गया, तो ये 60,000 क्या हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफ़र प्राइस हो गई. तो इसका मतलब अगर इसको पॉज बनाना है तो 60 में से 10 निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. पक्का.
डन। अगर इस 60 में से 10 निकाल दो, इस 60 में से 10 निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50,000। और क्रॉस चेक करना चाहते हो 50 का 20% निकालो तो 10,000, 50 में 10 प्लस कर दो तो कितना हो गया 60,000। डन, पक्का। तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मेरी ट्रांसफ़र प्राइस पे कितनी आ गई, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र प्राइस कितना 60,000। क्लियर मेरे बच्चों। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो क्या आएगा ट्रांसफ़र, सुनिएगा, ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग तो उन्होंने बना के ही नहीं दिया मेरे दोस्तों, तो ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। फिर इसके बाद परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र प्राइस। आ रहा हूँ, अब ग्रॉस मार्जिन क्यों दिया हुआ है, आ रहा हूँ बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40%। 40% किसका, 40% किसका मेरे दोस्तों, इधर रुकना भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो अभी फ़िलहाल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं दी हुई, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गई बात, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है 40%। 40% कितना 8 लाख का, 8 लाख मेरी सेल्स है, 40% निकाल लो तो उस 8 लाख का 40% क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, 8 लाख का 40% ग्रॉस प्रॉफिट होगा जो कि कितना है 320,000। एग्री। तो 8 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, 8 लाख मेरी सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 320। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्स रख के निकाल लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्स रख के निकाल लो, कितनी आ गई 480,000। एग्री। अच्छा, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है मगर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये कितना था 12,000 था। अब इधर देखना भाई, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ये देखिएगा प्लीज़, क्या निकाल रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र प्राइस निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूँगा देख लीजिएगा, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है 12,000। तो मैं क्या करूं, ये जो 12,000 है ये कितना है 20% है, तो जो x यानी x ट्रांसफ़र प्राइस कितनी होगी 120%। तो मैंने क्या किया 12,000 इंटू 120 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 20। 12,000 को 120 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 144, 1 2 3 4 इंटू x 20। तो x को सब्जेक्ट बना लो, 144 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 20। तो x यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 72,000, यानी x मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 72,000। तो 72,000 में अगर 72,000 मेरा सेलिंग प्राइस है तो ये इसमें से अगर ये 12,000 का प्रॉफिट निकाल देता हूँ तो कॉस्ट मेरी कितनी होगी, कॉस्ट मेरी कितनी होगी एग्री। तो कॉस्ट मेरी कितनी रही होगी 60,000। डन। तो इसका मतलब मेरी फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी आई है 72,000। एग्री। रिवर्स वर्किंग के थ्रू जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ कि ये कैसे लाया हूँ।
बैलेंसिंग फिगर से आएगा। कैसे आएगा भाई? ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। और एक मिनट मेरा बेटा, बैलेंसिंग फिगर से लाया हूँ, कितना आएगा? रुक जाना, 320 है, 320 में ये माइनस हो रहा है तो क्या करो, प्लस करो। 320 प्लस 480 करो, कितना होता है? 8 लाख होता है। ये माइनस हो रहा है तो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 320 था ना आप लोगों के पास? सॉरी 480,000 नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो माइनस 480 करो कैलकुलेटर में, माइनस 480,000 प्लस माइनस 482,000 प्लस 72,000 बेटा, माइनस 480 प्लस माइनस हो रहा था, हम प्लस कर देंगे 72,000, कितना आ जाएगा मेरा बेटा? माइनस कॉस्ट ऑफ बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस में है मेरा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस में है। तो कैलकुलेटर में माइनस 480,000 लिखो, कैलकुलेटर में माइनस 480,000 लिखो, उसमें प्लस कर दो 72,000, 492 और माइनस कर दो 60,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 492,000 फाइनल आंसर आएगा। वो कॉस्ट देखो, छोड़ दो उसको, 480,000 उठाओ, 480,000 में आप प्लस करो 72,000, कितना हो रहा है? कितना? 552 में से 60 को माइनस कर दो, 492। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो एक इक्वेशन दे देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था? 480, ओपनिंग कितना था? 60, यानी परचेजेस मतलब ट्रांसफ़र वैल्यू x माइनस क्लोजिंग कितना था? 72। 480 इक्वल टू 60 माइनस 12, माइनस का क्या हो गया? 12 हो गया। ये माइनस 12 उधर जाके क्या हो गया? प्लस 12, तो कितना आ गया? x मतलब 492। एग्री? डन हो गया। क्योंकि हम उसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और रिवर्स वर्किंग पे जाना था। ये इतना सा काम कितने का था? 5 मार्क्स का था। मगर सारा गेम सुन लेना, सारा गेम इसका है और सारा गेम इसका है, ये दोनों वैल्यू ही नहीं निकली तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफ़र वैल्यू 492,000 आई है ना, ये कितने परसेंट है? 120% है ये, 120% है। खैर वो अब आगे पता चलेगा, जा रहा हूँ, आ जाएं। कैसे होगा यहाँ तक क्लियर है? पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट सी में क्या बनाना है? आओ, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। द अकाउंट शुड इंक्लूड अ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी हमें अब जो निकालना है बैलेंसिंग फिगर से, क्या निकालना है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट निकालनी है। जगह जगह ये हमारे साथ खेल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? जी नहीं, वो तो होता है, मगर इन्होंने डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट दे दी है, इसका मतलब पूरा स्टेप ऊपर का इग्नोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, पार्ट सी क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूँ तो आई कैन यूज़ 2 कॉलम्स, 1 2। कहाँ से लाऊंगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 250,000। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट है सवाल में? नहीं है। कहाँ है?
इनडायरेक्ट कॉस्ट या जिसको हम क्या कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड में सिर्फ देखो ना क्या बोला है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं नज़र आ। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज बाय, इंक्रीज़ होगा तो माइनस, डिक्रीज़ होगा तो ऐड। आ जाओ, मगर अब शुरू कैसे करूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। अब जब नहीं है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दिया, इन दोनों को टोटल करते हैं तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वो भी अभी नहीं आ सकता। फिर क्या करते हैं, लेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और लेस क्लोजिंग, तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, ऐड डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस था ना मेरे बच्चों, ऐड डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस कितने से, 10,000। तो जब वही वैल्यू नहीं है तो नीचे भी कैरी ऑन कैसे कर सकूँगा, सही है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, वो भी नहीं आ सकती, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं आ सकती। अच्छा, फिर इसके बाद फिर क्या आता है, ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। इतना पता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो कितनी है, 20% है। फिर वो भी अभी नहीं निकल सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आता है इसके बाद, ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ, रुक जाए बेटा, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने ऊपर निकाल लिया था ट्रेडिंग अकाउंट से, कितना निकाला था, 492, कितना निकाला था, 492, तो ये इधर लिख दूँ 492,000। अब 492,000 की बात करता हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जब मेरी एक्सप्लेनेशन कहती है, इधर देख लीजिएगा भाई, ये जो 492,000 जो है ना, जो ट्रांसफ़र प्राइस है, ये कितने परसेंट है, एक तो 20%, तो जो तुम्हारी x, यानी जो तुम्हारा x मतलब कॉस्ट 100% लगो तो कॉस्ट आएगी, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के फैक्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा। मगर मैं बोलता हूँ मैं x 100 नहीं रख रहा, मैं x कितना रख रहा हूँ, 20 रख रहा हूँ, यानी प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लूँगा। डन रोहा बेटा, डन। तो 492,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 120। 492,000 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, x मल्टीप्लाई बाय 120 कितना, 984, 1 2 3 4 इक्वल टू x 120। x को सब्जेक्ट बना लिया, 984, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 120। तो x मतलब जो आया है वो x क्या है तुम्हारा, फैक्ट्री प्रॉफिट 82,000। एग्री, तो ये 82,000 यहाँ लिख दूँ, हाँ वो सही है, वो मसला नहीं है। अब इसको नीचे से जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 492 पॉजिटिव में और ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो मैं क्या कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई, 4,10,000। अगर आप इसकी जगह पे, सुनना, इसकी जगह पे x, यानी इसको क्या करते, कॉस्ट रखते और इसको 100 कर देते, तो आपके पास ये क्या आती, कॉस्ट आती, जो कि कितनी आती, 4,10,000 आती, जो 4,10,000 यहाँ लिख देते और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, तो वो क्या होता, फैक्ट्री प्रॉफिट होता। क्योंकि मैथ्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, मैथ्स, फिर कहूँगा मैथ्स का इन्फ्लक्स हद से ज़्यादा है, तो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी क्या, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर सकते। यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ, ये क्या थी, वर्किंग थी, और किसकी वर्किंग थी, फैक्ट्री प्रॉफिट की थी, जो आपको एरो बना के दिखा भी देता हूँ कि भाई ये वर्किंग इस तरीके से आई थी। डन। अच्छा, 4,10 आ गया। अब फिर जाना है, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। अच्छा, अब जो मुझे जो निकालना था ना, उन्होंने मुझसे क्या मांगा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट मांगी थी, और 4,10,000 नीचे से ऊपर जाऊंगा तो 2.5 लाख क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख।
तो ये तुम कहाँ से लाए हो सारी वैल्यू? नीचे से पूरा गेम करके लाए हो बैलेंसिंग फिगर से। सिर्फ दो चीज़ें दी हुई थी, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ था और डिक्रीज दिया हुआ था, बाकी सब अकल से जहानत से निकालना है। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जिसको ग्रेड इंप्रूव करना है मैं उसके लिए कह रहा हूँ। खैर ये बी हो गया। अब बी के बाद फिर गधों ने क्या बनाने दिया है, सुनो। क्योंकि एग्जामिनर है, एडमिन एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, बोला है कैलकुलेट करो प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा ऊपर उससे हमसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलवा लिया था ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ही नीचे कंटिन्यू कर लो। जब इतनी हरकतें करनी थी तो सीधा सीधा गेम करता ना, हमको बोलता भाई इनकम स्टेटमेंट बना लो। तो फालतू की लंबी की अलग अलग पार्ट्स में परेशान करने के लिए, तो उसका काम ही पार्ट डी। चलो पार्ट डी, तो पार्ट डी में क्या आ गया, क्या एक्सट्रैक्ट बनाना है प्रॉफिट लॉस का। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 3,20,000 जो हमने निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? अदर इनकम। अदर इनकम नहीं है तो लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो दिए हुए थे, सवाल में ही दिए हुए, किसके? एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिन कितना था? 148,000। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 72,000। 148 प्लस 72 कर दो, कितना होगा जी बेटा? 220,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो कितना होगा? 1,00,000। उस 1,00,000 को क्या नाम दोगे? नेट नहीं बेटा, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है? 1,00,000। कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। अब कंटिन्यूशन के बाद क्या आता है? इसके बाद ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट भी निकाल लिया था ना, 82,000। तो फैक्ट्री प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पर 82,000। इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देख लो। लेस सवाल में खुद ही दिया हुआ था, PURP मेरे ख्याल से इंक्रीज़ हुआ था 2,000 से, टी अकाउंट में दिया हुआ था, तो यहाँ क्या लिख दिया? इंक्रीज़ इन PURP विच वॉज गिवन इन क्वेश्चन, कितना? 2,000। 82 इंक्रीज़ हुआ है तो निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 80,000। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग कितना था? 100,000। और एडजस्ट होने के बाद, फैक्ट्री प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद कितना हो गया बेटा? 80,000। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 1,80,000। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ए पार्ट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और आपके पास क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर? अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था हर A2 का जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये है कि 15-20 मार्क की कैलकुलेशन और हल्की फुल्की बेसिक 2 मार्क 3 मार्क की थ्योरी, मगर जो 5 मार्क होगा ना वो एडवाइस वाला होगा। और वो एडवाइस बहुत मैंडेटरी होती है, और एडवाइस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। अब इसमें है क्या, सुनना भाई। एक कंपनी, द मशीनरी इन द फैक्ट्री इज़ डेप्रिशिएटेड एट 25%। जो एक फैक्ट्री के अंदर मशीन थी वो 25% डेप्रिशिएट हो रही है RBM मेथड से। इट हैज़ करेंटली नेट बुक वैल्यू 85,000, मतलब उसकी अभी जो करेंटली नेट बुक वैल्यू बच गई है वो 85 बच गई है। डायरेक्टर चाहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दें, किसके साथ? ओल्ड मशीनरी को नई मशीनरी के साथ। नई मशीनरी लेते हैं तो 1,60,000 रुपये की पड़ेगी, और जो पुरानी मशीनरी है वो डेप्रिशिएट होने के बाद 85,000 जिसकी नेट बुक वैल्यू है। नई मशीनरी लेने जाते हो तो इफ़ परचेज वुड कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू फॉल बाय 14,000 ए ईयर। न्यू मशीनरी लेते हैं, इफ़ परचेज करते हैं तो जिससे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 14,000 से गिर जाएगी।
साल की। एडवाइस करो डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड प्रोसीड विद द परचेज ऑफ न्यू मशीन, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर द इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर वुड बी, भाई देखें जो इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर, आपके पास कितनी थी? 1,60,000 में से 85,000 माइनस कर दो और उसका 25% निकालो, कितना होता है जल्दी से? कितना होता है? 140,000 थी। आपके पास पुरानी मशीन कोई गिवन थी? इन्होंने कुछ दी हुई थी मशीन की? कुछ भी नहीं दी हुई थी आपके पास। डेप्रिसिएशन आपके पास उन्होंने दी हुई है, 1,60,000 रुपये की नई मशीन थी, तो 140,000 में से पुरानी मशीन अगर मैं निकालता हूँ 85,000 की, तो जो क्या आंसर आ रहा है? जी बेटा 55,000। उसका 25% निकालता हूँ तो कितना आ रहा है? 18,750 साल की डेप्रिसिएशन हो रही है। 160,000, सॉरी बेटा, 160,000 माइनस 85,000 कितना आ गया? 75,000। उसका 25% निकाल लो, कितना? यानी 18,750 नई साल की डेप्रिसिएशन होगी। अच्छा, जब साल की डेप्रिसिएशन 18,750 होगी विच इज़ मोर देन डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी थी? 14,000। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट कम है, सही है। फिर इन फ्यूचर ईयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज वुड डिटराइड एंड इन फ्यूचर द सेविंग इन लेबर माइट बी मोर और लेबर कॉस्ट वॉज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। ज़ाहिर सी बात है, जब RBM मेथड है और हर साल उसकी मशीन की वैल्यू गिरती जाएगी। जब मशीन की वैल्यू, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज वुड डिक्रीज, क्योंकि अभी 18,750 आया है, 75 में से 18,750 माइनस करोगे तो कॉस्ट कम हुई तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। तो जब मैं थ्योरी समझा रहा हूँ उन वर्ड्स में, आंसर बता रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मैं सिर्फ आपको रीज़न बता रहा हूँ कि भाई आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल, फिर इसके बाद अगर बात करो, डायरेक्टर नीड टू कंसीडर इफ सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल एंड इंटरेस्ट दे विल इनकर और एनी अदर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट दे वुड फॉरगो। अगर डायरेक्टर्स के पास पीछे इतना पैसा पड़ा है और उनको अगर लोन नहीं लेना पड़ रहा और उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। अगर पैसे पड़े हैं तो डेफिनेटली उनको ये स्टेप लेना चाहिए। न्यू इक्विपमेंट कुड बी मोर रिलायबल, जब नया इक्विपमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। पहले मैंने थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट बता दिया, अब उसका एग्रीमेंट बता रहा हूँ। ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। फिर उसका लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स या लेस वेस्टेज, जब नई मशीन होगी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वेस्टेज के चांसेस कम होंगे, रिपेयर के चांसेस कम होंगे, खर्चे के चांसेस कम होंगे। इस हैंस आई फील मशीनरी शुड परचेज because as labor cost increase where depreciation cost would decrease in coming year। तो मेरा ओपिनियन क्या है कि hence I feel, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मशीनरी जो परचेज़ करनी चाहिए, क्यों मशीन आपकी जो लेबर कॉस्ट है फ्यूचर में वो क्या होगी, आपके पास लेबर कॉस्ट फ्यूचर में क्या, क्यों डेप्रिसिएशन आपकी डिक्रीज़ होगी कमिंग ईयर में। अभी 18,750 आई है क्योंकि RBM है, स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल सेम होती, RBM में क्या होता है हर साल डिक्रीज़ होती है। तो ये आपके पास इसका थियोरेटिकल आंसर था।